हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में धातु एवं धातु कर्म के अंतर्गत पिछले कालखंड में हमने धातुओं के कुछ रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किए थे। अब हम इस कालखंड के अंतर्गत उन धातुओं की सक्रियता तथा धातुओं की प्राप्ति, इनके बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखें सक्रियता श्रेणी, धातुओं की क्रियाशीलता। तो धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है, अलग अलग प्रकार के धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के आधार से हम इन्हें समझने का प्रयास किया। और कौन कौन सी इसमें अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, उनसे कम हैं और उनसे कम हैं, ऐसे तत्वों को या ऐसे धातुओं को हम इसको चिन्हांकित करेंगे और एक क्रम से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। और उसी को हम यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं इसी को। तो इसके लिए यहाँ पर है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या क्या है, इसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? विभिन्न प्रकार के धातुओं को उनके क्रियाशीलता के क्रम से लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसी को हम सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो देखें अपन, जैसे पोटेशियम, इसको अपन के लिखते हैं, नाम को यहाँ पर ऐसे हम जानते हैं, इसमें पोटेशियम। जितने भी तत्व हैं, धातुएं, उन सभी धातुओं में सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। ये सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील। उसके बाद अपन क्रम से इसको देखने का अपन प्रयास करेंगे। तो हमको मिलेगा इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैं सभी का नाम नहीं लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बारे में, हम पूरा कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और इस कक्षा में भी हम अभी धातु के अंतर्गत इसके संकेत के बारे में जान चुके हैं। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद यदि क्रम से लेंगे तो सोडियम उसके नीचे में है, तो उसे पोटेशियम से कम क्रियाशील, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम। इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता होती है। और आगे चलें इसमें तो हमको यहाँ पर मिलेगा एल्यूमिनियम, इसका संकेत होता है Al, एल्यूमिनियम। ये ज़्यादा क्रियाशील धातुओं के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे अधिक तो है ही है, लेकिन ये क्रियाशीलता के क्रम में थोड़ा सा इसको ऐसा बांटने का प्रयास करें कि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पोटेशियम है इसमें। उसके बाद चले अपन इस एल्यूमिनियम से कुछ नीचे पर लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पर आएगा जिंक, जिसको संकेत होता है Zn। इसके नीचे अपन देखने का प्रयास करें Fe, जिसको क्या कहते हैं अपन, लोहा या आयरन। जस्ता हो गया Zn, एल्यूमिनियम से भी कम क्रियाशील है। जस्ता से कम क्रियाशील आयरन। उसी प्रकार से आयरन से कम क्रियाशील यदि बात करेंगे अपन इसमें तो होगा ये लेड, Pb। ठीक, ये लेड है यहाँ पर Pb। और इसके नीचे अपन देखें तो धातुओं के अंतर्गत में और कुछ धातुएं हैं, लेकिन इसके पहले इस सक्रियता श्रेणी में लोहा, लोहा के नीचे में लेड, लेड के नीचे में यदि सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन है, ध्यान समझेंगे इसमें, लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं है। लेकिन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर देखिए इस प्रकार से ढेर सारे तत्व हैं, धातुएं हैं, इनको क्रम से रखा गया इसमें। अब हाइड्रोजन से नीचे की मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें, तो हाइड्रोजन के यदि नीचे की बात करूँ इसमें तो खास करके 3-4 और हैं। ये पहले एक बार समझ लेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं है, लेकिन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं अधिकांशतः बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने आते हैं वो बहुत उसके तुलनात्मक दृष्टि से कम क्रियाशील होते हैं।
लेकिन यदि क्रम से अपन देखेंगे ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसको जिस प्रकार से लिखे हैं तो ये उसकी सक्रियता क्या होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसमें क्रम से है। यदि इसी को हम उल्टा करके ऐसा लिखने का प्रयास करें इस प्रकार से, ऐसा इस क्रम से, तो इसकी जो सक्रियता होती है वो घटते क्रम में यहाँ पर है। इसमें क्रियाशीलता के घटते क्रम, क्रियाशीलता के घटते क्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम कोई भी धातु को कौन से उसके लवण से क्रिया कराएंगे, इसको हटा सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र होता है CuSO4, इसमें हमने लोहा के छड़ को डाला। इसमें एक एग्जाम्पल के हम अभी लेंगे, इसमें लोहा के छड़, तो क्या अभिक्रिया हुआ, आइए इस पर गौर करें। इसमें तो ये लोहा जो है कॉपर से ऊपर में, अब कॉपर कहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं उसके नीचे में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके नीचे आप इसको समझेंगे, इसमें ये हाइड्रोजन के उसके नीचे में है। हाइड्रोजन के नीचे में चलेंगे तो मुख्य से कॉपर Hg ये आएंगे। इसमें कॉपर, इसी को लिख रहा हूँ ना, आप इसको भ्रमित ना हो क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। इसमें इस हाइड्रोजन से नीचे में चलेंगे कॉपर, उसके बाद है Hg जिसको अपन बोलते हैं मरकरी, और एक है इसमें Ag जिसको अपन क्या कहते हैं, अपन चांदी कहते हैं। इसमें एक क्रम से है, Ag से भी ज़्यादा सक्रिय कौन है यहाँ पर, Hg मरकरी है। और इसके और नीचे चलेंगे तो अब सबसे नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पर, सबसे नीचे में यानी Ag से भी नीचे में आपको मिलेगा यहाँ पर Au गोल्ड। तो इसको आप थोड़ा लाइन से अपन लिखने का प्रयास करें, मैं थोड़ा समझाने के इसको इधर क्रम से लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। ऊपर से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, Fe, उसके बाद क्रम से अपन ले रहे हैं इसमें Pb, उसके बाद ये हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन धातु नहीं है, उसके नीचे में अपन चल रहे थे इसमें, तो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ कॉपर, Hg, Ag और आखिरी में क्या प्राप्त हुआ अपन को, Au। ये क्रम से है इसमें। तो सबसे कम क्रियाशील धातु यदि कहें अपन तो क्या बताया यहाँ पर है Au गोल्ड। सोना जो है ये सबसे कम क्रियाशील है, ये Au है, इसको अपन सोना कहते हैं, स्वर्ण, गोल्ड। तो ये क्या होता है, ये सबसे अधिक क्रियाशील, जिसको अपन यहाँ पर इंगित कर चुके हैं, और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील कौन है यहाँ पर, गोल्ड है। इसमें ये हमको यहाँ पर ध्यान समझना है। इसमें तो कौन किसको लवण के विलयन से विस्थापित करेगा, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को लवण के विलयन से विस्थापित करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अभी लिख रहा था CuSO4 + Fe, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें इसी आधार से इसको मिटा रहा हूं मैं, इसे क्रम से लिख लीजिए। इस श्रेणी को मैं अभी रख रहा हूं, इसके देखिए यहाँ पर उपयोगिता क्या है। जैसा भी मैंने कहा कॉपर सल्फेट के जली विलयन, AQ लिखते हैं जली विलयन, इसमें हमने Fe के छड़ को डाला जो कि ठोस अवस्था होती है, सॉलिड होती है। तो क्या है इसमें देखिए, ये लोहा और कॉपर में ज़्यादा सक्रिय कौन है, थोड़ा देखिए इसमें लाइन से अपन देखेंगे तो ऊपर में जो है इस क्रम से जो बनाए हूँ उसमें ऊपर में जो है जो अधिक सक्रिय है और जो नीचे में होगा उससे कम सक्रिय है। तो लोहा ऊपर में है और हमारा जो कॉपर है यहाँ पर है उसके नीचे में, माने उसी के नीचे नहीं है बाकी उससे नीचे में है। तो ज़्यादा सक्रिय कौन है यहाँ पर, इन दोनों में, इन लोहा और कॉपर में, वो जो ऊपर में अधिक क्रियाशील है, माने लोहा अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। तो ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है यहाँ पर कम क्रियाशील, इसलिए अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील धातु को लवण के विलयन से क्या करेगा, विस्थापित करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसके जगह में आ जाएगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा इसमें, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो फेरस का क्या बन गया यहाँ पर है सल्फेट जली विलयन में, और क्या मुक्त हो गया वहाँ से कॉपर,
ठीक है, ऐसा क्रिया हो सकता है। लेकिन इसी को मैं देखो एक क्रम प्रश्न दे रहा हूं इसमें, इसी से यदि मैं ऐसा कहूं, यदि फेरस सल्फेट के जली विलयन में यदि कापर के क्षण, कापर का क्षण है समझ लीजिए, कापर है माने कापर कभी क्षण के रूप में, इसको डालें तो क्या अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में अभी हम समझ रहे हैं कापर जो है कम क्रियाशील है, नीचे में है वो, तो यहाँ पर Cu कम क्रियाशील है और ये जो Fe है वो कैसा है, उसकी तुलना में अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, कहाँ से तुलना की अपन, इस सक्रियता श्रेणी से, सक्रियता श्रेणी को देखकर हम तुलना कर रहे हैं कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम है। तो बताइए क्या ऐसा अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, कि इस प्रकार से हम समझें जैसे ऊपर वाले प्रश्न बनाए थे अपन, Cu ऐसा बना दूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ऐसा यहाँ पर लिखने पर ये जो है उत्तर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये जो है इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ये वाला अभिक्रिया कैसा है, हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कापर क्या है बताओ, कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए ऐसा अभिक्रिया नहीं होगा इसमें। ते ऐसे और अपने हिसाब से बना सकते हैं प्रश्न, कौन किसको विस्थापित कर सकता है, ठीक है। आगे चलें अपन, इसी क्रियाशीलता के आधार पर इसी क्रियाशीलता का आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। सोडियम है, पोटेशियम है, ये अत्यंत ही क्रियाशील है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऐसे वायुमंडल में खुला छोड़ दोगे सोडियम को, पोटेशियम को, तो वायुमंडल के जो नमी है, जो ऑक्सीजन है, उनसे क्या कर लेते हैं, वो क्रिया कर लेते हैं और इसके कारण से यहाँ पर यौगिक में बदल जाते हैं। तो सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसमें। लेकिन सोना को नहीं रखते अपन मिट्टी के तेल में, क्यों, क्योंकि हम अभी देख रहे थे सोना की क्रियाशीलता बहुत ही कम है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया ही नहीं करता ऐसा, ठीक है। और क्रिया नहीं करता इसलिए महंगा है, वो क्रिया नहीं करता तो शुद्ध रूप में पाया जा सकता है, ठीक है। जो क्रियाशील होते हैं वो यौगिक के रूप में रहता है, किसी न किसी यौगिक के रूप में पाया जाएगा, जबकि जो क्रियाशील नहीं है वह यौगिक के रूप में नहीं पाया जाएगा, वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। और इसी आधार पर हम देखें आगे धातुओं की प्राप्ति, आगे हमारा टॉपिक है इसमें धातुओं की प्राप्ति। जैसे पानी को कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं, स्रोत क्या क्या है पानी के, कुआं है, तालाब है, समुद्र है, झील है, नदियां हैं, ये सब पानी के क्या है बताओ, स्रोत हैं। वैसे ही हम धातुओं को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति माने कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धातुओं को उसकी जो प्राप्ति होती है मुख्य रूप से यह दो रूपों में पाए जाते हैं। एक को नाम देते हैं अपन खनिज और एक को क्या कहते हैं, अयस्क। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें दो अवस्थाओं में, है ना। एक को अपन कहते हैं इसमें मुक्त अवस्था में, कैसे अवस्था में प्राप्त होते हैं वो, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब किसी के साथ जुड़ा नहीं, किसी का यौगिक नहीं बनाया हो। जैसे कौन होगा, जो बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वह मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखने का प्रयास करें, जैसे सोना अधिकांशतः मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे अधिकांशतः जो एजी होते हैं चांदी, ये भी इसी रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि एजी दोनों रूप में पाए जाते हैं,
यौगिक के रूप में भी रहते हैं, लेकिन अधिकांशतः इस प्रकार से। कुछ धातुएं और हैं जिनको हम बाद में जिक्र करेंगे। इसमें मुख्य से आप देखेंगे सोना खासकर ज़्यादा अच्छे उदाहरण में। दूसरे बात करें अपन संयुक्त अवस्था में, धातु जो है संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, क्रियाशीलता के कारण से, और इस प्रकार से वह संयुक्त माने यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, संयुक्त अवस्था का सीधा मतलब किसके रूप में है बताओ यहाँ पर? यौगिक के रूप में। यौगिक के रूप में ऐसे ढेर सारे हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, ये मुख्य रूप से उदाहरण आएंगे। इस प्रकार से पीबी आदि ऐसे ढेर सारे धातुएं हैं जो यौगिक के रूप में स्वतंत्र अवस्था में न पाए होते, जबकि वो यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में वो पाए जाते हैं। ऐसे कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं धातुओं के जो जलीय विलयन में घुल कर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल का हम लेंगे नमक, NaCl यौगिक है, अभी Na अलग से नहीं है वो, ठीक है ना। तो सोडियम कैसा पाया जाता है यहाँ पर? यौगिक के रूप में, जैसे NaCl आदि के रूप में, और समुद्र के पानी में पाए सकते हैं। लवण होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ NaCl। उसी प्रकार से मैग्नीशियम की क्रियाशीलता भी अधिक होती है, ये लवण के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम के लवण, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ ले रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र के पानी में अक्सर पाए जाते हैं। इसीलिए समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, हमारे 3/4 भाग में सब जानते हैं, 4 भाग में से 3 भाग पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जल संकट है। क्यों? क्योंकि जितना पानी है वो पीने के लायक नहीं है, खारापन है उसमें। खारा क्यों होते हैं? क्योंकि धातु के क्या होते हैं? विलेय लवण होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं? वो नमकीन होते हैं। तो सब कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर है समुद्र में विलेय हैं जल के साथ, समुद्र का पानी जो है उसमें घुले हुए हैं। ऐसे भी यौगिक के रूप में पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो आइए चले हम इसके अंतर्गत में कौन कौन से संयुक्त अवस्था पाए जाते हैं इसके बारे में हम देखने का प्रयास करें। ऐसे तो ये जो यौगिक धातुएं होती हैं, हमारे जो भूपर्पटी हैं, भूपर्पटी यानी पृथ्वी के सामान्य सतह तल होते हैं, कुछ किलोमीटर के अंदर भी हो सकते हैं वो पृथ्वी की सतह से। यहाँ पर धातुएं कोई जो है थोड़े से पृथ्वी के कम अंदर पर है, कोई बहुत ज़्यादा अंदर पर उपस्थित हैं, लेकिन वह पृथ्वी के अधिकांशतः अंदर के भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन सामान्यतः भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। आइए हम धातुओं को 2 प्रकार से हम प्राप्त कर रहे हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। तो आखिर दोनों पृथ्वी के सतह चाहे उसके और अंदर में चलें, इसी में ही हैं, अलग से वो हवा में नहीं है। पर समझ लीजिए बात को, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में गैस के रूप में है, ऐसा धातु अलग से गैस के रूप में उपस्थित नहीं है। ज़्यादा होगा तो समुद्र के पानी में लवण के रूप में है, या तो यह ठोस अवस्था में पृथ्वी के सतह पर उपस्थित हैं। इसको हम एक साथ नाम देते हैं खनिज। क्या नाम देते हैं इसको? खनिज। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको प्राप्त करते हैं तो इसको खोद करके प्राप्त करते हैं, अलग से ऊपर में इस प्रकार से नहीं रहते। तो इसको एक साथ हम खनिज के नाम से जानते हैं इसको। तो आइए अब चलते हैं, इसमें धातुओं को 2 अवस्थाओं में हम प्राप्त किए हैं। संयुक्त अवस्था में और मुक्त अवस्था में। इसको भी हम 2 प्रकार से नाम देते हैं। एक को नाम देते हैं अपन खनिज कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मिनरल कहते हैं। ऐसा सब जानते हो, पानी का बॉटल जिसको अपन बोलते हैं मिनरल वाटर, ठीक है ना। मिनरल वाटर का मतलब है उस पानी में कुछ खनिज के लवण घुले हुए हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं।
इसीलिए हम इसको मिनरल वाटर कहते हैं। तो खनिज का सामान्य शब्द देखने का प्रयास करें अपन, ये जो है खनन से प्राप्त होते हैं। खनन का मतलब होता है खोद करके प्राप्त करते हैं। इसको हम अभी धातु के संदर्भ में देखें तो धातु के संदर्भ में क्या चीज़ है थोड़ा देख लीजिए। सभी जितने भी धातु हैं वह खनिज ही हैं, पर समझने का प्रयास करेंगे। सभी धातुएं क्या हैं? खनिज है। मैं कुछ टॉपिक वहाँ पर लिख रहा हूँ। सभी धातुएं किस रूप में होते हैं? वो खनिज के रूप में होते हैं। ये कथन को थोड़ा ध्यान समझें इसमें। सभी धातुएं खनिज है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के सतह पर है वो, हम इसको खोद कर ही अक्सर प्राप्त करते हैं, इसलिए सभी क्या हैं? खनिज हैं। आगे चलें इसको और थोड़ा समझें खनिज को दूसरे शब्दों में। और एक होते हैं इसमें अयस्क। मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूं इसमें। दूसरा यहाँ पर है अयस्क के रूप में। अयस्क को अंग्रेजी में कहते हैं ओर, ORE। उसको बहुवचन के रूप में लेंगे तो ऐसे ओर्स कह सकते हैं। मिनरल्स एंड ओर्स दो रूपों में पाए जाते हैं। खनिज क्या चीज़ है पर समझने का प्रयास करें इसमें, लेकिन ध्यान समझें अयस्क क्या चीज़ है वो भी समझ लीजिए। अयस्क भी खनिज है। क्या है? अयस्क भी क्या है? खनिज है। क्यों खनिज है? क्योंकि हम उसको जमीन से खोद कर निकालते हैं। और धातु दो रूपों में पाए जाते हैं, या तो खनिज के रूप में पाया जाएगा या तो अयस्क के रूप में। प्राप्ति की दृष्टि से अलग है, वो संयुक्त अवस्था में होता है कि वो फ्री रहते हैं, लेकिन भूपरपट्टी से हम जो निकालते हैं दो नाम से जानते हैं, एक को खनिज कहते हैं और एक को अयस्क कहते हैं। अब अयस्क और खनिज क्या उसके बारे में समझने का प्रयास करें अपन। तो एक पॉइंट मैं बता दिया, सभी धातुएं क्या होती हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी जो भी अयस्क हैं वो क्या है? वो खनिज हैं। सभी यहाँ पर खनिज हैं। खनिज है का मतलब सभी अयस्क खनिज है इसमें। उसके उल्टा नहीं समझना अपन को कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपन शब्द को आगे विस्तार करें, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना इसमें। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये कथन को समझिए इसमें। सभी धातुएं तो खनिज हैं, ठीक हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। दूसरा कथन यहाँ पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो ये दोनों में क्या अंतर है देखने का प्रयास करें। खनिज क्या है और अयस्क क्या है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बात कि जमीन से ही खोद कर निकालते हैं धातुओं को अधिकांशतः। नाम दे दिए खनिज और एक का नाम क्या दे दिया अपन? अयस्क। अब देखिए जैसे ये जो खनिज होते हैं इसमें मैं अगली यहाँ पर पॉइंट वाइज इसको नोटेट कर रहा हूँ। इसमें तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। इस खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना कठिन होता है। धातु प्राप्त करना कठिन है, माने आसानी से निकलने वाला नहीं है वहां से। जब उसको निकालेंगे तो आसानी से ऐसा निकल नहीं जाएगा, अलग अलग नहीं होगा, पृथक नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है जितने भी धातु हैं वहां से धातु को प्राप्त करना क्या है? कठिन काम है, आसानी से निकलने वाला नहीं है। जबकि हम इस अयस्क की दृष्टि से देखते हैं अपन इस पॉइंट को, तो सभी अयस्कों से धातु को प्राप्त करना या उसको अलग कर देना सरल काम है। यहाँ पर इसको मैं केवल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इसी टॉपिक को। धातु प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि धातु प्राप्त करना क्या है? यहाँ पर एक आसान काम है। ठीक है, अगला चल यहाँ पर इसमें धातु की मात्रा कम मात्रा में होती है। खनिज में से हम खनिज उसको कह रहे हैं, धातु तो है लेकिन धातु की परसेंटेज मात्रा क्या है? वहां पर कम है। ठीक है, धातु की मात्रा कम होती है। देखिए यहाँ पर यौगिक के रूप में है, ये यौगिक के रूप में है, लेकिन धातु की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है। उसी को हम उस खनिज, उसी को ही नाम क्या दे रहे हैं अपन? खनिज नाम दे रहे हैं। लेकिन अयस्क में देखेंगे खनिज ही है वो, लेकिन धातु की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है इसमें। यहाँ पर अगला यहाँ पर पॉइंट ऐड करें अपन तो धातु की मात्रा अधिक होती है।
ये कुछ पॉइंट हैं जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको इसी के बारे में इस पार्ट में पढ़ना है अपन को। एक कुछ सामान्य जानकारी आपको मैंने दिया इसमें कि सभी जो धातुएं होती हैं खनिज में, धातु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जबकि अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है। धातु की मात्रा कम होने के कारण से उसको प्राप्त करना खनिज से क्या होता है, कठिन होता है, जबकि अयस्क में धातु की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको अलग करना क्या है, आसान काम है। इसको दूसरे शब्द में और कहें तो ये मितव्ययी नहीं होते। मानिए हम जितना लागत लगाते हैं उससे हमको कम पैसा मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है हम खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते या नहीं करते। खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें अशुद्धियां हैं और जब निकालोगे तो कम मात्रा में धातु प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा लागत लग जाएगा, खर्चा किए ज़्यादा और निकला कम, तो उसका कोई फायदा नहीं है इसमें। इसीलिए हम खनिज से धातु को अलग नहीं करते इसमें। तो आइए चलें अपन अयस्क, जिसको अपन अंग्रेजी में ओर कहते हैं, इसका एक दो उदाहरण पर समझने का प्रयास करें। जैसे अभ्रक, सब लोग समझे होंगे, इसमें सुने होंगे अभ्रक। इसके उदाहरण में है इसमें क्ले आदि, एक खनिज के उदाहरण है। जबकि अयस्क में ढेर सारे नाम हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल के यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसमें उदाहरण के अंतर्गत हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि अयस्क के उदाहरण हैं इसमें। ऐसे ढेर सारे अयस्क के बारे में हमको यहाँ पर अभी अध्ययन करने हैं इसमें। तो एक दो एग्जाम्पल के लिए अभी हम समझ रहे हैं इसमें। अभ्रक, क्ले आदि ऐसे नाम हैं जो किसमें आते हैं, वो खनिज हैं। जबकि हेमेटाइट, बॉक्साइट ये शब्द सुने होंगे आप लोग, ये किसमें आते हैं, ये अयस्क में। आगे चलें अपन अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार। अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला नाम है इसमें ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखें Fe2O3, इसको कहते हैं अपन हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं Al2O3 इंटू ट्वाइस H2, ये जल के अणु जुड़े हुए हैं, 2 अणु जल, ये जो है ये भी ऑक्साइड है। ठीक है ना, इसको कहते हैं अपन बॉक्साइट। सब जानते होंगे, अधिकांश सुने होंगे, बॉक्साइट एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, खनिज नहीं है, क्या है वो, ऐसे कहलाते हैं वो। ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, अभी हम एक दो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा चलें अपन ऑक्साइड के बाद में वह सल्फाइड के रूप में, इसको पहले अपन देख लेते हैं इसमें सल्फाइड। सल्फाइड के रूप में भी पाए जाते हैं। तो क्या क्या सल्फाइड होते हैं, एक जो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखने का प्रयास करें। जैसे लेड, ये भी सल्फाइड में से ढेर सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम कुछ का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। इसको बोलते हैं गेलेना। लेड सल्फाइड को क्या बोलते हैं, गेलेना। अब इसको PbS नहीं बोलना है, तो सामान्य सूत्र में लिखने के इसको यदि हम उसके शब्दों की बात कहें तो क्या नाम होगा इसका, गेलेना नाम होगा। ऐसे इस प्रकार से Cu2S, कापर भी इस प्रकार से सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं।
इसको अपन कॉपर ग्लास कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ले जाऊँ एक साथ, जो कॉपर के मुख्य हैं ऐसे होते ही हैं, CuFeS2, मैं दोनों को मिश्रित कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है। ये कॉपर के भी सल्फाइड हैं, आयरन के भी सल्फाइड हैं, ठीक है ना। इसको एक साथ बोलते हैं कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइटिस भी बोलते हैं इसी को। ये सूत्र है, कॉपर के यश का है, ये लेड का है, ये भी सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड माने सल्फर जुड़ा हुआ है इसमें। तीसरी बात करें अपन कार्बोनेट के रूप में, अभी केवल कुछ उदाहरण को लिया जा रहा है, ऐसे ढेर सारे धातुएं जो हैं एस के ग्रुप में पाए जाती, इसी रूप में हम अभी कुछ की चर्चा कर रहे हैं। कार्बोनेट के रूप में देखिए, कार्बोनेट का सीधा मतलब होता है जिसमें CO3 होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, कार्बोनेट, यौगिक के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण के अंतर्गत, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको अपन बोलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसी को लाइमस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर। ये कैल्शियम का अयस्क है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है। उसी प्रकार से और ढेर सारे जो कार्बोनेट हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं अपन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, वो भी मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान समझेंगे, इंटू का मतलब है दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा भी है ऐसा भी, इसमें दोनों हैं। इसको अपन डोलोमाइट कहते हैं, एक साथ क्या नाम देते हैं इसका नाम, डोलोमाइट। ये पत्थर है जो भिलाई स्टील प्लांट में वात्या भट्टी में डाले जाते हैं, वो यही डोलोमाइट पत्थर है, जिसमें कैल्शियम के भी कार्बोनेट हैं और मैग्नीशियम के भी कार्बोनेट हैं। आइए एक दूसरा चौथे नाम देखते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला हो गया ऑक्साइड, दूसरा हो गया सल्फाइड, तीसरा हो गया कार्बोनेट और चौथा हो गया हैलाइड के रूप में। हैलाइड का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऐसे जो तत्व हैं वो उसके साथ में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, Ag, देखो यहाँ पर Ag माने हो गया चांदी, सिल्वर, ये Cl के रूप में, मान Cl के साथ में जुड़ा हुआ है, अभी इसे समझ लीजिए, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। लेकिन यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड नहीं कहना इसको, इसका नाम अलग है, इसका नाम है हार्न सिल्वर। क्या नाम है इसका, हार्न सिल्वर। इसको अब यहाँ पर हम लोग जैसे Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड नहीं कह रहे हैं अयस्क में, उसका नाम क्या बोलते हैं अपन, हेमेटाइट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस अयस्क में AgCl को क्या कहेंगे अपन, हार्न सिल्वर कहेंगे, ठीक है। हार्न का मतलब जो ट्रक में हार्न लगाया जाता है, ये हार्न मत समझिए, नाम है इसका हार्न सिल्वर, ठीक है, या उसका कोई दूसरा अर्थ न लगाया जाए। हार्न का मतलब क्या है, नाम है उसका हार्न सिल्वर। आगे चलें, यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल और अपन कोई दूसरा प्रकार की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं खास इसी हाईलाइट के अंतर्गत में, देखिए इधर से सूत्र है इसका Na3, 3 सोडियम है, एल्यूमिनियम है और फ्लोराइड है इसमें, जिसमें से सोडियम के भी फ्लोराइड हैं और एल्यूमिनियम के भी फ्लोराइड हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से इसमें उपस्थित हैं, सोडियम के फ्लोराइड और एल्यूमिनियम के फ्लोराइड। और इसका जो नाम है, यदि नाम की दृष्टि से अपन कहेंगे इसमें, तो इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्या नाम होता है इसका, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ये अयस्क है, मुख्य रूप से एल्यूमिनियम का है, ऐसे सोडियम भी उसमें उपस्थित है, लेकिन मुख्य अयस्क किसका है, ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है। ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम अभी समझने के लिए कुछ नाम को 2-2 नाम यहाँ पर दिया गया इसमें। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमको ऐसे ढेर सारे अयस्कों के नाम हमको पता होता जाएगा।
ठीक है। और उस धातु कर्म के प्रक्रम में ये नाम जानना बहुत ही जरूरी है। यदि जैसे हम डॉक्टर बनेंगे, मान लो हमको तो पहले क्या करना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। एक उदाहरण समझें, अब डॉक्टर बनने के पहले जब अपन डॉक्टरी काम को संभालेंगे तो क्या उसमें कुछ सामान्य जानकारी शब्द रहते हैं, है ना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम समझ सकते हैं, कोई दूसरा डॉक्टर हमको किसी मरीज को लिख के देगा तो हम तभी समझ सकते हैं जब उसके शब्द के बारे में हमको ज्ञान होगा। तो जब हम धातु कर्म पढ़ेंगे तो कई धातु हैं, उनके कौन कौन से अयस्क होते हैं, इसके नाम को भी जानना बहुत ही जरूरी है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या इसमें देखिए, यहाँ पर आगे चले अपन। ये अयस्क मुख्य से हमको 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं अपन छत्तीसगढ़ में जो अयस्क हैं उनके बारे में, खनिज के बारे में हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ के खनिज, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से खनिज हैं, ऐसा थोड़ा ध्यान समझेंगे बात को। हमारे जो देश है, ठीक है ना, इस देश में खनिज की मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो बहुत ही संपन्न राज्य है खनिज के मामले में। और देश में इनका जो स्थान है वह द्वितीय स्थान है। खनिज की भंडार के आधार पर, संपन्नता के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है देश में, दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है ना। ये ध्यान समझेंगे। पूरे देश में द्वितीय स्थान खनिज की प्राप्ति के आधार पर, खनिज संपदा के संपन्नता के आधार पर। और इसमें कुल मिलाकर के हमारे जो राज्य हैं इसमें 28 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं इसमें। साथ साथ इसमें हमारे सामरिक दृष्टि से कुछ खनिजें हैं, जैसे टीन स्टोन। ये भी हमारे देश में, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें सामरिक से संबंधित अस्त्र शस्त्र बनाने वाले जो खनिज हैं उससे संबंधित जो टीन है खास करके, उनका अयस्क भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, वो भी दंतेवाड़ा और खास करके बस्तर जिला में। बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जो जिला है उसमें टीन के स्टोन, जिसको अपन टीन स्टोन कहते हैं, उसका सूत्र होता है SnO2, टीन के ऑक्साइड ऐसा SnO2। ये सामरिक एक खनिज है सब। अच्छा, और ढेर सारे हैं जिसमें से इसको अपन टीन स्टोन कहते हैं इसमें। तो ये जो है हमारे देश में केवल कौन से राज्य में पाया जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। ऐसे और ढेर सारे खनिज हैं जिनको हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त किया जा सकता है या उपस्थित हैं, और अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार के खनिज भरे पड़े हैं इसमें, ठीक है। तो देश में कौन सा स्थान है? दूसरे स्थान में। और कुल मिलाकर के कितने प्रकार के खनिज होते हैं इसमें? 28 प्रकार के खनिज संपदा से विपुलता से भरा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य। अब इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए अलग से प्रक्रम है, इसको हम नाम देते हैं धातु कर्म। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? केवल धातुओं के बारे में पढ़ रहे थे, उनके सामान्य जानकारी। अब आगे हमें जो पढ़ना है वह मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है? इसमें धातु कर्म के बारे में समझना है इसमें। तो केवल अभी हम इस चैप्टर, इस कालखंड के अंतर्गत हम थोड़ा समझने का प्रयास करें कि धातु कर्म है क्या चीज़। 2 शब्द से बना हुआ है, धातु और एक शब्द है कर्म। धातु माने मेटल, कर्म का मतलब समान शब्द में यदि कहेंगे काम करना। धातु के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अपन कैसे काम कर रहे हैं उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं?
देखो मेटल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऐसा लिखेंगे तो METAL, ठीक है ना। उसमें लर्जी शब्द को जोड़ें अपन, एक तो और एल हो जाएगा इस प्रकार से, मेटलर्जी। तो इसको अपन हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म है क्या चीज, इसको समझने का हम प्रयास करें। तो धातु को हमने अभी समझाया है कि धातु को मुख्यतः अयस्क से प्राप्त करते हैं, अयस्क, जिसको अंग्रेजी में ओर कहते हैं। अयस्क से हमें क्या प्राप्त करना है, मुख्य रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, अशुद्ध भी नहीं, उसमें कुछ मिला भी नहीं होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, शुद्ध धातु। कहाँ से, अयस्क से। अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया को हम एक साथ क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं या धातु प्रक्रम कहते हैं। इसको एक साथ कहेंगे तो क्या नाम होता है इसका, धातु प्रक्रम, मेटल प्रोसेस। ऐसा प्रक्रम जिसमें अयस्क से हमें क्या प्राप्त करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। इस प्रक्रम को हम धातु निष्कर्षण कहते हैं या धातु प्रक्रम कहते हैं। अब कैसे प्राप्त होगा, प्राप्त होगा कुछ स्टेप, इसको बोलते हैं पद। तो उसमें जितने भी पद लगते हैं, ध्यान समझेंगे शब्द को, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के पद, इस पद को हम एक साथ क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। जो भी स्टेप लगते हैं, ठीक है, उसको हम एक साथ क्या कहते हैं, धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या क्या स्टेप होगा, पद होगा, उसके बारे में हम अगले कालखंड में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमको केवल अयस्क से ही प्राप्त करना है। जैसे हमको लिखना है तो पहले क्या करते हैं, सामान्यतः कापी को निकालते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, फिर कलम को निकालें, मान लीजिए ढक्कन को निकालें, स्टेप चल रहा है, उसके बाद हाथ में रखे, फिर उसको लिखना चालू किए, ये प्रक्रम है। अपने आप 1 सेकंड में सब भिन्न हो जाएंगे, अलग अलग स्टेप होता है। ठीक उसी प्रकार से अयस्क से अलग अलग पद हैं, उन सभी पदों को हम एक साथ क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो आज हम धातु कर्म क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक समझा हमने शब्द को। अब अगले कालखंड में धातु प्रक्रम में कौन कौन से पद होते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।